हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा बेसिक्स जाना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर आप सपोज़ कोई रिएक्शन को प्रेजेंट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कंसाइज वे में, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है आपके केमिकल प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज़ को हम इतना बड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या बोलें, उससे ईजी है कि हम उसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख दें। अब केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना कैसे है, कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, वन बाय वन देखेंगे। पहले तो क्या करना है, बड़े से स्टेटमेंट को आप वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या कि आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब दोनों ऐड हुए हैं, राइट। क्या दे रहा है बर्न होने के बाद? बर्न होने के बाद वो दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो चीज़ें रिएक्शन होने के पहले थी, जो भी सब्सटेंसेस हमने रिएक्शन होने से पहले यूज़ किया था, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्शन होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता क्या है? इट इज़ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू व्हाट? अनदर सब्सटेंस। तो जो पहले हमने लिया था उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बाद में बना उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन कौन बताता है हमें? ये एरो बताता है। कौन बताता है? एरो। एरो का टेल जो है वो रिएक्टेंट के साइड होगा, एरो का हेड जो है वो किसके साइड होगा? प्रोडक्ट के साइड होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लंबे से स्टेटमेंट को हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब वर्ड इक्वेशन के बाद हमें इतने से हमें चैन नहीं है, हम चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएं और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मैग्नीशियम को पता है कि हम मैग्नीशियम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम को लिखा जा सकता है Mg, राइट। ऑक्सीजन को लिखा जा सकता है O2, ओके। अब रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो की तरफ से। एरो का हेड जो होगा वो टूवर्ड्स प्रोडक्ट होगा, एरो का टेल जो होगा वो टूवर्ड्स रिएक्टेंट होगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट किए, उन्होंने क्या फॉर्म किया? उन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन फर्स्ट। हालांकि भी बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ मैंने बैलेंस्ड करके आपको दिखा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें एरो के पहले लिखी हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो भी चीज़ें एरो के बाद लिखी हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका वर्ड इक्वेशन था, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे हम वो आगे देखेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? जब ये केमिकल रिएक्शन होगी, ना तो कोई नई चीज़ बनेगी और ना ही कोई पुरानी चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया, ठीक है, हमें क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन के पहले क्या कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और रिएक्शन के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ऐसा नहीं हुआ ना कि मैग्नीशियम सोडियम में कन्वर्ट हो गया या ऑक्सीजन क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ, ऐसा हुआ नहीं। मतलब क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुई है एटम्स की, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड हुआ है, राइट। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी सेड एज कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। कि एटम्स जो रिएक्टेंट में थे, सेम एटम्स आपको प्रोडक्ट में मिलने चाहिए, ठीक है। सेम एटम मतलब सेम एलिमेंट्स मिलने चाहिए, ठीक है। उनका रीअरेंजमेंट होगा बेसिकली। तो पहले क्या करना है आपको? लंबे स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना है? वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे
अगर मुझे मैंने बोलना स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलूँ तो ऐसा बोल सकते ना, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट अलॉन्ग विथ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलने के बजाय मैंने उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। तो जिंक व्हेन रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्टेड को मैंने रिप्रेजेंट किया है प्लस साइन से। किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या बना रहा है? इट लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एरो से, ठीक है। तो जिंक सल्फेट के साथ क्या बनी? अलॉन्ग विद जिंक सल्फेट व्हाट इज फॉर्म? ओके, बेसिकली हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से कुछ लिख दिया है। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, जो वर्ड्स हैं उनको हम केमिकल फॉर्मूला और सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो इसी वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्केलेटल वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल वर्ड इक्वेशन। ये हो गया आपका स्केलेटल वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि क्या कैसे बैलेंस करना है। तो अभी क्या करना है, पहले आपको आप स्केलेटल इक्वेशन लिख दो। स्केलेटल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो अब हम कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स अभी इस अबव रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? जिंक प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसका हर एक एलिमेंट का एटम्स हम रिएक्टेंट साइड एज वेल एज हम प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे, ठीक है। कि नंबर ऑफ एटम्स ओके ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने हैं, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड में चेक करो, ओके हियर एरो के पहले आप चेक करो तो कितने जिंक अवेलेबल हैं? 1 जिंक। प्रोडक्ट साइड में अगर आप चेक करते हो तो कितना जिंक अवेलेबल है? 1 जिंक। अगर आप हाइड्रोजन चेक करो तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2। सिमिलरली हियर 2। सल्फर कितना है? 1। हियर 1। ऑक्सीजन कितना है? 4 और यहाँ पे कितना है? 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। जब एटम्स ओके दोनों साइड इक्वल हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड आर equal or same, then we can say that the reaction is what? It is a balanced chemical equation. It is what? A balanced chemical equation. So this is one example by which you will get the idea कि how to check whether the reaction is balanced or it is unbalanced. अब हम next example देखेंगे, okay, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, that is reaction of iron with water gives Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस केस में? सबसे पहले आप जितने भी आपके कंपाउंड्स या एलिमेंट्स दिए हुए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, आप फर्स्ट स्टेप में क्या करो, उनको बॉक्स बना दो उनके आसपास, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है, सभी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड दिया है उसको मैंने क्या बना दिया है? बॉक्स बना दिया है। अब बॉक्स बना देने के बाद क्या करेंगे, हम धीरे धीरे एलिमेंट्स काउंट करना शुरू करेंगे, रिएक्टेंट साइड भी ओके एंड इन द प्रोडक्ट साइड। ओके, रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ अभी एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आयरन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन। नाउ लेट अस काउंट द एटम्स ऑन ईच साइड ओके ऑफ ईच एलिमेंट। तो अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ तो कितना आयन प्रेजेंट है? 1। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो कितना आयन प्रेजेंट है? 3। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 1। और राइट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 4। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन देखूँ कितना प्रेजेंट है? 2 एंड हियर हाइड्रोजन 2। ओके, बैलेंस बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड है। कुछ ट्रिक्स अगर आपको पता होगी तो बैलेंस करना इजी होगा। कभी भी अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करना शुरू करो, मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स को करो ओके। और नॉन मेटल के साथ साथ अगर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बेसिकली वो भी नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है, फिर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग रखो, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज कर दो। मेटल्स कैसे क्या क्या हैं?
आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो ऑन। नॉन मेटल्स कौन सा है? क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सब क्या है आपके? ये हो गए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, पर उनको आप अलग रखो, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करो मेटल को बैलेंस करने की, मेटल के बाद आप कोशिश कर सकते हैं नॉन मेटल को, नॉन मेटल और मेटल बैलेंस हो जाए तो आप ऑक्सीजन को करो, फिर ऑक्सीजन के बाद अब लास्ट में किसको करो? हाइड्रोजन को करो, ठीक है। और बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा, अगर आप लेट सपोज एक बार मेटल और नॉन मेटल हो गया, फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो फिर से हो सकता है कि उनका नंबर चेंज हो जाए, तो फिर से आप उसको बैलेंस करो, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वेज, ओके, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलो हम पहले किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? मेटल को। हमारे केस में मेटल कौन सा है? आयन। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3 हैं, और रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1। तो अभी 3 को तो 1 कर नहीं सकते आप, तो आप 1 को क्या करने की कोशिश करोगे? 3। तो आप क्या करोगे? 1 को मल्टीप्लाई करोगे विथ 3, ठीक है। लो 1 को मल्टीप्लाई हम कब करेंगे? कैसे करेंगे? अब जब भी आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो उसको एज अ कोएफिशिएंट लिखना। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल। लेट सपोज 2x लिखा मैंने, ठीक है, मैंने क्या लिखा? 3x लिखा। तो 3x लिखा, तो 3x में से कोएफिशिएंट क्या है? 3, और वेरिएबल क्या है? x, ओके। तो यहाँ भी सेम, आपका जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो एज अ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। एज अ व्हाट? एज अ कोएफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करना है उसको। तो यहाँ मैं 3 से आयन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। किस साइड करेंगे हम लोग? रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके मैं कैसे लिखूँगी? पहले मैं सारा रिएक्शन फिर से कॉपी करती हूँ। Fe प्लस H2O इट विल गिव Fe3O4। बॉक्स में ही लिखोगे तो कन्वीनियंट होगा आपके लिए, अलॉन्ग विथ H2। तो मुझे Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं Fe को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, ये रॉन्ग तरीका है। हम Fe को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को हम एज अ कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। लेट्स अगेन राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, ठीक है। अब हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आपने वर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये आपका पार्शली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब चलो हम एटम्स को काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे तो अब कितना आयरन है? 3। प्रोडक्ट साइड कितना है? 3। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2। ओके, अब हमारा आयरन या मेटल बैलेंस हो गया है। अब नेक्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो अब 4 को तो 1 कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? 1 को इंटू 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका दोनों नंबर इक्वल हो जाए। तो 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ हो जाए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगेन जब आप कोई कंपाउंड फॉर्म में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर H2O में है तो आप यहाँ पे 4 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये रॉन्ग वे है। आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन एज अ कोएफिशिएंट ही करेंगे, बॉक्स के बाहर ही करना है आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम इसको बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ओके। सो लेट मी राइट द इक्वेशन वंस अगेन। सो Fe प्लस H2O इन द बॉक्स यू शुड राइट, ठीक है। Then comes Fe3O4 again in the box plus H2। अब हमने ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो 4 कहाँ आएगा? बॉक्स के बाहर। कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड में किया है, प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है। अब हम फिर से लिख देंगे एलिमेंट्स और उसके नंबर ऑफ एटम्स। तो अभी आयन यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 4। हाइड्रो, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ओके। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 2 लिखने के बजाय वी हैव टू मेंशन व्हाट? 4, ठीक है। नाउ विल चेक, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 8, और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितना है? 4। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट में क्या लिखना है? As the number of atoms of each element on reactant side
is equal to number of atoms of each element on the product side. Hence the above chemical equation is a balanced chemical equation. अब जो ऊपर हमने इक्वेशन बैलेंस किया उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम उसके फिजिकल स्टेट्स को ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिजिकल स्टेट मेंशन करना है तो अगर कोई भी चीज़ गैसियस स्टेट में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जी ब्रैकेट में जी लिखते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है तो हम एल लिखेंगे, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम एस लिखेंगे। अब ये एक्वस क्या है, ओके देखो जब भी कोई सोल्यूशन आप बना रहे हो, सोल्यूशन इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सोल्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जब भी कोई भी सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट वाटर है, कोई भी सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उस केस में आप क्या लगाओगे, एक्वस, ठीक है। अगर वाटर के अलावा कोई और भी सॉल्वेंट यूज़ किया है तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, लिक्विड, क्या लगाओगे, लिक्विड। हाँ, पर अगर वाटर सिर्फ वाटर है तो वाटर के लिए भी आप लिक्विड रिप्रेजेंट करो। पर अगर कोई भी सब्सटेंस सोल्यूशन फॉर्म में है, वाटर उसका सॉल्वेंट है तो हम लगाएंगे AQ मतलब एक्वस, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो हमने पिछला अभी बैलेंस किया था उसमें भी हम देखेंगे। तो आयन क्या था, सॉलिड स्टेट में था तो हमने S लगाया, वाटर यहाँ पे हमने वाटर स्टीम के फॉर्म में यूज़ किया है तो G लगाया है, Fe3O4 अगेन सॉलिड था तो S लगाया है, और H2 गैस के फॉर्म में था तो हमने G लगाया है, ठीक है। इस तरह से आपको एक केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। एक और सिंपल एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हम कब से वही बोल रहे राइट कि मैग्नीशियम को अगर हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या होगा। तो बेसिकली जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन में बर्न करते हो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो आपने लिखा है इसको हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। पहले हम सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर्स काउंट करते हैं। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट में 1। अभी हमारा मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम बॉदर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या, इक्वल नंबर है क्या, नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट में कम है, प्रोडक्ट में कम है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पहले आप इसको बॉक्स में बना देना, ठीक है। लेट अस मेक द बॉक्स, let us write the elements and the compound involved in reactant and product in box, ठीक है। सो इसको बॉक्स में लिखते हैं, Mg को भी, O2 को भी, MgO को भी, ठीक है। अब बॉक्स में लिखने के बाद चलो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑक्सीजन को, तो वी विल राइट अगेन Mg प्लस O2, इट विल गिव MgO, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ करेंगे, बॉक्स के पहले, कैसे, एज अ कोफिशिएंट हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। नाउ लेट अस अगेन काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मैग्नीशियम के साइड से, किधर, रिएक्टेंट साइड में। तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से। तो चलो इसको फिर से लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 इट विल गिव MgO, ठीक है। कितना था यहाँ पे 2 था, बॉक्स में ही लिखो, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको। और ये मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई करो तो कहाँ करोगे, एज अ कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ लेट अस अगेन काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। मैग्नीशियम 2 रिएक्टेंट साइड, 2 ऑन प्रोडक्ट साइड, oxygen 2 on reactant side as well as on the product side. So now you have to mention the conclusive statement as the number of atoms of both the elements, okay, on reactant as well as product side are same, hence the above chemical equation is a balanced chemical equation, ठीक है। ये जो अनबैलेंस था इसको क्या बोलेंगे, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। इस तरह से आप एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला इंटेक्स क्वेश्चन आपका दिया है,
वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब मैग्नीशियम मेटल एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन से क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से ये लेयर क्या करती है, मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्ट होने से रोकती है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर से उसको रब करके क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, दिस वॉज द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट विल गिव व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको वर्ड इक्वेशन दिया है, वर्ड इक्वेशन को पहले हम स्केलेटल फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो हाइड्रोजन हम हमेशा H2 लिखते हैं, राइट। क्लोरीन भी हमेशा Cl2, क्योंकि दोनों ही डायटोमिक हैं। क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखना है हमें रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। उसके पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम बॉक्स में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, इन अ बॉक्स। बॉक्स में लिखने के बाद हम दोनों साइड नंबर्स काउंट करेंगे। ठीक है, कि ये नंबर्स सही आ रहा है कि इक्वल आ रहा है दोनों साइड के, नहीं आ रहा है। चलो लेट अस काउंट। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है, 2। प्रोडक्ट साइड कितना है, 1। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितना है, 2। प्रोडक्ट साइड कितना है, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक को भी, दोनों का नंबर सेम है ऑलरेडी, है ना, किसी एक को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलो मैंने क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको हम फिर से लिख के देखते हैं, H2 प्लस Cl2 इट इज़ गिविंग व्हाट, इट इज़ गिविंग HCl। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सिर्फ क्लोरीन तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, हमें पूरे के पूरे बॉक्स के एलिमेंट्स को, कंपाउंड को बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट अस काउंट। ओके, द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स इन्वॉल्व। ओके, सो अभी हाइड्रोजन कितना है, 2। प्रोडक्ट में कितना है, 2। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितना है, 2। प्रोडक्ट में कितना है, 2। ओके, सो यहाँ पे लिखो कि एज द नंबर ऑफ atoms of each element on both the sides are equal, so the given reaction, the above reaction is basically a balanced chemical equation। अब चाहो तो इस रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे इसका स्टेट भी मेंशन कर दो। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे भी अगेन स्केलेटल इक्वेशन दिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे अब ऐसे इक्वेशंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कंपाउंड का। ये भी आपके क्लास 9th में आपको ये सिखाया गया था, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो कमेंट करिए, मैं आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना भी सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, इट रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice. After reaction it results into formation of barium sulfate BaSO4 along with formation of aluminium chloride। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सारे कंपाउंड्स को रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड हम उसको बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, लेट अस राइट दिस एवरीथिंग इन दी बॉक्स। बॉक्स में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ईच एलिमेंट का नंबर हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एलिमेंट इन्वॉल्व है बेरियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है एल्यूमिनियम एंड नेक्स्ट है सल्फ़र, फिर ऑक्सीजन। आप चाहो, अभी देखो सल्फेट इधर भी SO4 लिखा हुआ है और प्रोडक्ट में भी SO4 लिखा है, तो आप S और O को अलग अलग बैलेंस करने के बजाय आप इसको SO4 को भी बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका तरीका है। ठीक है, पर अभी यहाँ मैं आपको अलग अलग ही करके दिखा रही हूँ कि अलग अलग कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, नाउ लेट अस काउंट द एटम्स। इन रिएक्टेंट साइड बेरियम, number of barium atom is 1, in product side it is 1, chlorine on the reactant side it is 2 atoms, on the product side it is
3 atoms. Aluminium on the reactant side is 2, on the product side it is 1. Sulfur on the reactant side is 3. ओके, जो 3 है वो ब्रैकेट के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और जो सल्फर ऑन द प्रोडक्ट साइड इज़ 1. ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड इज़ 4 into 3 is 12 एंड ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड इज़ बेसिकली 4, ठीक है। बेरियम ऑलरेडी आपका बैलेंस दिखा रहा है, ओके। एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं, तो पहले एल्यूमिनियम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2। चलो अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या मिलता है, वो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। एल्यूमिनियम को प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इंटू 2 एज अ कोफिशिएंट हम लिखेंगे। लेट अस अगेन काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स। हमें दोनों एलिमेंट्स तो मेटल्स तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। चलो नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं। चलो सल्फर से शुरू करते हैं। रिएक्टेंट साइड में सल्फर 3 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। अब देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा। अब जब हम सल्फ़र को प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फ़र अकेले एलिमेंट फॉर्म में तो है नहीं, वो कंपाउंड के फॉर्म में है। तो ये बॉक्स के बाहर हम मल्टीप्लाई करें तो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 3 लिखने के बाद फिर से हम इसको हम नंबर्स काउंट करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर्स प्रेजेंट हैं। अब एलिमेंट्स लिखने के बाद हमें मालूम पड़ा कि बेरियम का नंबर यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड था वो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, बेरियम को फिर से क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इंटू 3 कर देंगे। अब इंटू 3 करने के बाद फिर से हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़ एटम। अब हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें बेरियम को रिएक्टेंट साइड में, तो बॉक्स के बाहर हम 3 मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब हम अगेन नंबर काउंट करेंगे एलिमेंट्स का, एटम्स का नंबर काउंट करेंगे सारे एलिमेंट्स का बोथ साइड्स। चलो लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो गए हैं। ऊपर एक चीज़ हमने मिस आउट कर दी थी, हमने इस स्टेप में जब 2 से मल्टीप्लाई किया AlCl3 को, तो मिनिमम को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड मल्टीप्लाई हुआ था। तो यहाँ पे क्लोरीन का नंबर चेंज होगा 2 into 3, तो यहाँ पे जो क्लोरीन हम 3 लिख रहे हैं वो 3 ना होकर के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, ये मिस कर दिया, सॉरी फ्रॉम माई साइड। ओके, इट्स मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। ये 6 है, यहाँ पे भी अगेन क्लोरीन कितना है, 6 है। अब आप नंबर्स काउंट करोगे तो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के, वो क्या है, इक्वल हैं। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑन बोथ द साइड्स, ओके, इज इक्वल, सो द अबव इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये आपके थे पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन, और जो लास्ट में आपने नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे के क्वेश्चंस को भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। आप खुद से ट्राई करिए, कुछ इशू आए तो फिर आप कमेंट करिए, मैं सॉल्व करके फिर से दे दूँगी। यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है। स्टेटमेंट फॉर्म को आप वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल में, और स्केलेटल चेक करिए बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस ना हो तो उसको बैलेंस करिए और नंबर्स चेक करिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि BaCl2 का सोल्यूशन किस में बना है, वाटर में बना है, ठीक है। तो आप जब रिएक्शन बैलेंस कर दोगे तो वहाँ पे एक्वस लगाओगे। सेम यहाँ पे भी सोडियम सल्फेट इन वाटर, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, वाटर लगेगा, फॉर्मूला में एक्वस लगेगा बेसिकली, ठीक है। अब हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हमने पहले भी मैं आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस, ठीक है। कैसे होता है, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। नया बॉन्ड बनता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो जो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कोई भी चीज़ कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रही है। इसका एक जनरल इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। लेट सपोज 2 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट A प्लस रिएक्टेंट B, दोनों आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। लेट सपोज वो प्रोडक्ट है C,
वो क्या है प्रोडक्ट हमारा सी। तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं और एक सिंगल मेजर प्रोडक्ट देती हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी आपको एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, अगेन एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 क्या बोलती है, आपको लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम को आप इस कंटेनर में रखो, ले लो। इस कंटेनर को केमिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, बीकर। केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं इसको, ग्लास का होता है, प्लास्टिक का भी होता है, इसको हम बीकर बोलते हैं। बीकर में आपको लेना है क्विक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, चूना बेसिकली। ठीक है, उसमें आप ऐड करिए वाटर। अब वाटर ऐड करने के बाद आप बीकर के सरफेस को टच करिए। ठीक है, टच करेंगे तो बेसिकली थोड़ा सा वो गर्म फील होता है। आपने देखा जैसे दिवाली की छुट्टी आएगी, दिवाली आएगी, पेरेंट्स का रहता है कि चलो घर पेंट कर देते हैं। तो घर पेंट करने में पहले हम क्या करते हैं, एक वाइट वॉश का लेयर मारते हैं। ठीक है, तो जब भी आप वाइट वॉश बनाना होगा आपको तो आप क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हो। रिएक्शन होके क्या बन जाता है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम, कॉमन नेम क्या है उसका, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्या कॉमन नेम है, स्लेक्ड लाइम। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये नोट कर लो आप, whenever in any chemical reaction heat is produced, okay, whenever in any chemical reaction heat is produced, then the nature of that chemical equation is, या chemical reaction is exothermic. It is what, exothermic. exo मतलब बाहर निकल रही है, ठीक है, थर्मिक मतलब हीट। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको आप बोल सकते हो कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जैसे ही आपने क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, अच्छा, जब ये स्लेक्ट लाइम बना, ठीक है, ये स्लेक्ट लाइम को ही हम क्या बोलते हैं, वाइट वॉश। क्या बोलते हैं हम इसको हम एज अ वाइट वॉश यूज़ करते हैं। स्लेक्ट लाइम का सोल्यूशन पानी में बना, इसको हम बोलते हैं वाइट वॉश। तो जब आप वाइट वॉश वॉल्स पे अप्लाई करते हो, वॉल्स को वाइट वॉश से कोट करते हो, तो क्या होता है, आपने देखा होगा राइट, वाइट वॉश मारने के बाद दीवारों में चमक आ जाती है दीवारों में। अब वो चमक क्यों आई, क्योंकि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो स्लेक्ट लाइम का सोल्यूशन आपने वॉल्स पे अप्लाई किया, वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा के वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आपके वॉल्स को एक शाइनी फिनिश मिलती है। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। आपके स्कूल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वाई आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाइट वॉश वॉल्स टर्न शाइनी। ठीक है, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द आंसर। पहली बात तो वाइट वॉश बना कैसे, ठीक है, तो ऑन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, solution. That calcium hydroxide solution is called as what, it is used as a whitewash, okay, for whitewashing the walls, which on reaction with atmospheric CO2, okay, result into formation of calcium carbonate, which gives a shiny finish to the walls. आपकी बुक में और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कोल क्या है आपका, कार्बन। जब आप कार्बन को बर्न कर रहे हो, बर्निंग हमको पता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, राइट, ओके, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग और कंबशन, राइट। तो कार्बन व्हेन बर्न्ड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी अगेन दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल मेजर प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जल ही जीवन, राइट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, आई मीन हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाटर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया
ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, देख लेते हैं एक बार। सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, तो आप डेफिनेशन दे दीजिए और कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हमने अभी ऑलरेडी एक्सोथर्मिक की बात की थी, इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product, those kind of reactions are called what? Exothermic reaction. These reactions are called what? Exothermic reaction. यहाँ पे और भी exothermic reactions के एग्जाम्पल दिए हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे देख लीजिए आप। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, हमने खाना खाया, ठीक है। अब जो हमारे फूड में ओके कार्बोहाइड्रेट्स थे, ओके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। डाइजेशन के प्रोसेस के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुए, प्रोसेस में क्या निकला? वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सेल कर देते हैं, और साथ में क्या बनती है? बहुत सारी एनर्जी। अभी इस प्रोसेस में एनर्जी हीट क्या है? हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो जब भी प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही है ईदर इन फॉर्म ऑफ हीट, ओके, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या है आपका? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोला क्या था? टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स व्हेन कंबाइन गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो C विल ब्रेक डाउन टू गिव A प्लस B। तो एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है 1.5। वहाँ पे क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको? टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल अगर हाइड्रस फॉर्म में होगा, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैप्ड होगा, तो उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर होगा ग्रीन। कैसा होगा? ग्रीन। अगर आप उसको हीट करोगे तो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ करके वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। अब इस वाइट पाउडर को अगर आप अगेन हीट करते हो तो वो टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा आपका? जैसे हमने कहा कि सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो आपका यहाँ पे FeSO4 को आपने हीट किया तो क्या बन गया यहाँ पे? फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड बना अलॉन्ग विथ एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ? एक रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, इसको बोला गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए ओके एनर्जी लगती है। यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू take place. Now we will see the another example. The another example is decomposition of limestone, that is your calcium carbonate. तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोजिशन कराओगे, डिकम्पोजिशन के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी, दैट इज़ हीट। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इट ब्रेक्स डाउन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide. This calcium oxide is very important, okay, from industrial point of view. This calcium oxide is also used in manufacturing of cement, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी है 1.6। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है हम वो देखेंगे अब। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है लेड नाइट्रेट का पाउडर। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला इज PbNO3 ट्वाइस। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, द लेड नाइट्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू lead oxide along with evolution of nitrogen dioxide gas and oxygen gas। अब कैसे मालूम पड़ा कि इसमें NO2 गैस इवॉल्व हुई है? NO2 गैस का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ओके। सो बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ दिस ब्राउन कलर फ्यूम
यू विल गेट टू नो कि यहाँ से क्या निकला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.7, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख लो, मैं इसको अपने तरीके से समझाती हूँ। बेसिकली आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, मग में आपको ऐड करना है वाटर, 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करने हैं, एक है एनोड, एनोड है पॉजिटिव एंड दूसरा है कैथोड, कैथोड है नेगेटिव। अब इस प्रोसेस में जैसे ही आप स्विच और बैटरी को कनेक्ट करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूटेगा H प्लस में एंड O2 माइनस में। अब हाइड्रोजन मतलब H प्लस जो है वो पॉजिटिव है, तो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ कलेक्ट होगा। ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। तो आपके एनोड पे कलेक्ट होगा ऑक्सीजन और कैथोड पे कलेक्ट होगा हाइड्रोजन। एक चीज़ आप ये भी ध्यान दोगे कि कैथोड पे डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगी एज़ कम्पेयर टू एनोड, क्योंकि हमको पता है वाटर मॉलिक्यूल में 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के होते हैं एंड सिंगल पार्ट ऑक्सीजन का होता है। लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ 1.8। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट लेना है, उसको आपको एक कंटेनर जिसको हम चाइना डिश बोलते हैं, ओके, उसमें आपको रखना है। उसमें डालने के बाद आप उसको सनलाइट में छोड़ दीजिए, ठीक है। सनलाइट में आप छोड़ोगे तो आप पाओगे कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड था, ठीक है, जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो धीरे धीरे उसका कलर टर्न हो जाएगा किसमें, ग्रे में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने सिल्वर क्लोराइड को सन मतलब लाइट में रखा, क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, आपका AgCl टूट के क्या बन गया, सिल्वर सॉलिड, दैट इज सिल्वर इन एलिमेंटल फॉर्म एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई और आपका सिल्वर मेटल जो हो गया वो डिपॉजिट हो गया। ये सॉल्ट का कलर था वाइट, डिकम्पोजिशन होके 2 पार्ट्स में टूटा। सिल्वर का कलर हमको पता है ग्रे होता है, इसीलिए जो बचा जो बचा आपका कंपाउंड बेसिकली वो क्या था, वो एलिमेंटल फॉर्म में सिल्वर था और उसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश कलर होता है, ठीक है। तो दिस वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी एग्ज़ाम में आपको सिल्वर क्लोराइड के बजाय सिल्वर ब्रोमाइड भी दे सकते हैं, तो रिएक्शन सेम आएगी, 2AgBr आएगा, क्लोरीन के बजाय ब्रोमाइड आएगा। यहाँ पे भी सनलाइट लिखना है आपको और यहाँ पे आएगा 2Ag सॉलिड अलॉन्ग विथ Br2। सो द अबव रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ये इसका यूजेस दिया हुआ है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है जो हमने पहले ही बोला था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ईदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्शन अभी यहाँ पे हमने देखा कि इस रिएक्शन को होने के लिए क्या लगा, एनर्जी लगी, क्या लगी, एनर्जी। हमने पहले देखा था कॉम्बिनेशन में, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जब एनर्जी रिलीज हुई तो रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी लग रही है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, तो इस रिएक्शन को बोला गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस हम अभी एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।